हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेसीसी सीजीएल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा एवं लिपि, जिससे सवाल कंफर्म आना है आपको। तो इस पर विशेष चर्चा किया जाएगा और बहुत शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट लेक्चर इसको ज़रूर देखिएगा और अंतिम तक सुनिएगा। आपका कंफर्म सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। और मेरे द्वारा एक कोर्स चलाया जा रहा है, डेली रिवीजन सीरीज चल रहा है अभी जेसीसी सीजीएल को लेकर। इसमें रात को आपको टारगेट दे दिया जाता है सिलेबस के हर पार्ट से, उसे आपको कंप्लीट करना रहता है। ये काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत सा हेल्प हो रहा है इससे। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके इसको देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे द्वारा एक चलाया जा रहा है जेपीएससी प्रीलिम्स गाइडेंस प्रोग्राम, कर सकते हैं इसको, नाम दे सकते हैं। इसमें यह है कि प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, मेंस में कैसे तैयारी करना है, फिर इंटरव्यू को आगे हम लोग बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सब चीज़ों को बात किया जाए, कौन सा बुक पढ़ना है और मिनिमम एफर्ट में कैसे प्रीलिम्स निकालना है हम लोग को, बेस्ट रणनीति पर हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी हम 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं 6 और 7 जेपीएससी में। तो जो कुछ मुझे इस एग्ज़ाम के दौरान समझ में आया वही बात आपसे शेयर करेंगे। और काफ़ी अच्छा होने वाला, फ्री है बिल्कुल। मेरे टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप हमसे। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते और जो भाषा एवं लिपि पर बात करते हैं, जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आपको। तो भाषा एक्चुअली होता क्या है? तो भाषा से ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा सा परिभाषा पता होना चाहिए आपको। भाषा वाणी के माध्यम हेतु संचार करने की प्रणाली है। मतलब भाषा क्या, वाणी का माध्यम है जिससे हम लोग संचार कर पाते हैं। जो ध्वनि होता है उसका एक संग्रह होता है, जिससे लोगों के समूह एवं समान उससे क्या होता है, एक अर्थ ग्रहण करते हैं, जिससे पूरी भाषा बनकर उत्पन्न होती है। तो भाषा बोली में थोड़ा सा फर्क होता है। बोली एक्चुअली क्या होता है, बोली स्थानीय क्षेत्र में बोले जाने वाला रूप है। जो स्थानीय क्षेत्र में जो बोलते हैं वो एक रूप है, उसको बोली बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। भारतीय भाषा का रूप देखते हैं, है ना, 4-5 रूप में डिवाइड है। तो एक, हाँ, तो भारतीय आर्य समूह, द्रविड़ समूह, चीनी तिब्बती समूह, निग्रो समूह, आस्ट्रिक समूह और एवं अन्य। ठीक है, भारतीय आर्य समूह के बारे में देखते हैं। यह परिवार, हिंद यूरोपीय परिवार की एक शाखा है। जब आर्यों का आगमन हुआ तो भारत में भी ये आए, और ये भारत का सबसे बड़ा भाषा समूह है। लगभग 74% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका? भारतीय आर्य समूह का। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य समूह। प्राचीन भारतीय आर्य समूह में ये ध्यान में रखना है कि जो संस्कृत का जन्म हुआ वो इसी से हुआ। लगभग 1500 ईसा पूर्व में ये भारत में आया, समूह का विकास हुआ था। यह देश की सबसे प्राचीन भाषा है। संविधान में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से एक है। मतलब कहने का मतलब है कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है उसमें संस्कृति भी है, संस्कृत भी एक है। तो ये किसका भाग है? प्राचीन भारतीय आर्य समूह का। अब द्रविड़ समूह से देखते हैं हम लोग। भारत के दक्षिण भाग में जो बोली जाने वाली भाषा है उसको द्रविड़ समूह कहते हैं हम लोग। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, एक दो एग्जाम्पल को ध्यान में रखना। चीनी तिब्बती समूह, इस समूह की भाषा मंगोलियाई परिवार से संबंधित है। सर्वाधिक पुराने संस्कृत साहित्य में इसका उल्लेख किरात के रूप में की। तो किरात किसके लिए उल्लेख है? तो ये ध्यान में रखना है आपको, चीनी तिब्बती समूह। इस समूह की भाषा को क्या बोलते हैं, किससे संबंधित है? तो मंगोलियाई परिवार से। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। ऑस्ट्रिक, इस समूह की भाषा ऑस्ट्रो एशियाई उप परिवार से संबंधित है, जिनमें मुंडा कोल समूह की भाषा है। तो ऑस्ट्रिक में ही ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग झारखंड जी के पढ़ते हैं तो एक सवाल पूछा जाता है कि मुंडा कोल समूह किसकी भाषा है? तो ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा है। और इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भाषा संथाली। संथाली भी ऑस्ट्रिक में आती है, ये ध्यान में रखना। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, भारत की आधिकारिक भाषा में देखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से में भी सवाल पूछा जा सकता है और आर्टिकल तो जरूर ही पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान में हम लोग को रखना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, पहला तो अनुच्छेद 343(1) के अनुसार सरकार की राजभाषा देवनागरी लिपि के साथ हिंदी होगी। मतलब कहने का मतलब कि जो संघ सरकार है उसकी राजभाषा देवनागरी लिपि के साथ हिंदी होगी, जब तक संसद अन्यथा तय न करे। सरकारी प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का उपयोग संविधान प्रभावी होने के 15 वर्षों के बाद अर्थात 26 जनवरी 1965 तक जारी रहेगा। मतलब अंग्रेजी का जो प्रयोग है वो आपका 1965 तक जारी रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ इसी बीच,
इसी बीच हुआ कि इसका इसका पहले अर्थ क्या हो समझते हैं हम लोग। इसका अर्थ हुआ कि भारतीय संविधान के लागू प्रारंभ होने के 15 वर्ष पश्चात हिंदी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान ले लेगी। ठीक है। हालांकि क्या हुआ कि संसद यह निर्धारित कर सकती है कि राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए या नहीं। संसद के पास पावर हो गया कि राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाए कि नहीं, संसद के को पावर मिल गया। लेकिन क्या हुआ लेकिन क्या हुआ, किसी वजह से गैर हिंदी भाषी समुदाय द्वारा क्या हुआ कि देश भर में राजभाषा को परिवर्तित कर अंग्रेजी से हिंदी करने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन होने लगा। जब विरोध प्रदर्शन होने लगा तो उसी का परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया। अब ये क्या है ये हम लोग समझेंगे। इस पर सवाल पूछा जा सकता है कि राजभाषा अधिनियम कब आया था। 1963 याद आ गया। इसमें यह है कि देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में निर्धारित करता है। मतलब हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में निर्धारित करता है देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी को संघ की सहायक राजभाषा की परिस्थिति प्रदान की गई। सहायक राजभाषा की परिस्थिति प्रदान की गई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजभाषा अधिनियम कब आया वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जहाँ से सवाल आपका आना बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है। 8वीं अनुसूची काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सवाल मुझे उम्मीद है कि यहीं से आएगा। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। मतलब जो 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषा को चयनित की गई। बाद में क्या हुआ कि 1968 में 21वें संविधान संशोधन में 15वीं भाषा को के रूप में सिंधी को शामिल किया गया। तो एक तो पहला 8वीं अनुसूची किससे संबंध है, भाषाएं से। मूल रूप से कितना था शुरुआत में, तो 14 भाषा थे। 15वीं भाषा के रूप में कौन आया, तो सिंधी आया। कब आया, तो 21वां संविधान संशोधन में आया। कब आया, कौन सा ईयर में, तो 1968 में, 1967 में। तो 1967 21वां संविधान संशोधन सिंधी, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। फिर देखिए आगे चलकर क्या हुआ कि और मांग बढ़ने लगी। तो इसी के क्रम में 71वां संविधान संशोधन आया। तीन या पहले 21वां संविधान संशोधन में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 21वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, एक भाषा को जोड़ी गई, सिंधी को। लेकिन 21वां में से आप 50 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 71 आ जाएगा। 1992 में 3 और भाषाएं को, कौन, KMN। ठीक है, पहले के आता है, फिर एम आता है, फिर एन आता है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाली से कंफ्यूज मत कीजिएगा। 22वीं में सवाल ऐसा भी आ सकता है कि 22वीं में कौन नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। अंग्रेजी नहीं, ये ध्यान में रखना, नेपाली है। ठीक है, यहाँ लोग कंफ्यूज करेंगे कि नेपाली नहीं है, लेकिन नेपाली है, ध्यान में रखना आपको। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कब जोड़ा गया, तो 71वें संविधान संशोधन कब, 1992 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि फिर 92, ठीक है, अब यहाँ 1992 ईयर था, यहाँ 92 संविधान संशोधन है। तो 21वें से 50 संविधान संशोधन जोड़ा गया। फिर यहाँ से जोड़ा गया 21 संविधान संशोधन। ठीक है, ये जो 21 है, ऐसे सोचिए कि जो 21 है फिर इसमें 21 जोड़ दिया गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि 2003 में 4 भाषाओं को, अब 4 को, ठीक है, 71वें में 3 को और 67 में 1, मतलब 21वें संविधान संशोधन में 1। अब देखिए 2003 में आया था बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखिए, बोडो, ठीक है, डी से डोगरी, बोर्ड, एम से मैथिली, MA और एस से बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। तो हो गया बोर्ड मास कोड। ठीक है, कोड, एक कोड वर्ड बन गया यहाँ, बोर्ड मास, ये ध्यान में रखना आपको। ये चारों भाषा का नाम ध्यान में रखना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा कौन कौन जोड़ी गई 8वीं सूची में, तो बोर्ड मास याद रखना है कोड आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 14 जो मूल रूप से था संविधान में 8वीं सूची में कौन कौन था, असमिया, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, तमिल। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। 1 2 3 4 5 5 10 4 14। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ध्यान में रखना आपको कि लोग हिंदी को राष्ट्रीय भाषा समझते हैं, लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में
कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, इसे ध्यान में रखना। संविधान राज्यों के लिए उनके आधिकारिक कार्यों के संचालन हेतु राजभाषा निर्दिष्ट नहीं करता है। मतलब कौन से राजभाषा होगी, संविधान इस पर दबाव नहीं डालता। राज्य इसे स्वयं निर्धारित कर अपनाने हेतु स्वतंत्र, मतलब राज्य को जो लगता है वो अपने राजभाषा को अपना सकते हैं। इसमें संविधान का कोई दबाव नहीं है कि यही रखना आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची में अंग्रेजी नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं फिर बताया कि नेपाली था 22 में, लेकिन अंग्रेजी नहीं है, कि ध्यान में रखना है, इसे पूछा जा सकता है, तो अंग्रेजी नहीं है, ध्यान में रखना है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड केवल ऐसे राज्य हैं जिनकी एकमात्र राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, जो राजभाषा है, क्योंकि हमें पता है कि राज्य अपने अनुसार रख सकता है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड केवल ऐसे राज्य हैं जिनकी एकमात्र राजभाषा अंग्रेजी है, ये ध्यान में रखना। हिंदी दिवस कब है, तो 14 सितंबर 1949 से हुआ था, तो 14 सितंबर। लेकिन विश्व हिंदी दिवस का अगर बात करें तो आज का डेट, आज कौन सा दिन है, 10 जनवरी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा 14 सितंबर, ऐसे 10 जनवरी। शास्त्रीय भाषा का दर्जा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान में रखते हैं, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसको मिलता है, इनके प्रारंभिक ग्रंथ तथा अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता 1500-2000 वर्ष से भी अधिक की अवधि होनी चाहिए। मतलब इसका, इनका जो ग्रंथ होना चाहिए या फिर जो इतिहास है उनका जो मतलब कितना पुराना होना चाहिए, तो लगभग 1500 या 2000 वर्ष से अधिक भी पुराना होना चाहिए, तब एक कंडीशन बनता है कि इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल सकता है। प्राचीन साहित्य होना चाहिए, ग्रंथ का एक समूह जो वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा अमूल्य विरासत माना जाता है। उनकी जो पीढ़ी है उसको अमूल्य विरासत मानती हो, उनका जो साहित्य है ग्रंथ का, ऐसा कुछ होना चाहिए उनके पास। साहित्यिक परंपरा मूलभूत हो, ठीक है, और किसी अन्य भाषिक से अपनाई हुई ना हो, मतलब उनका अपना अपना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी से छिपा हुआ होना चाहिए या किसी से कॉपी होना चाहिए, ऐसा कुछ भी होना चाहिए, है ना। उनका मूलभूत हो, उनका अपना अपना हो, और किसी अन्य भाषिक से अपनाए हुए ना हो, तो ये बात है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2004 में तमिल, 2008 में तेलुगु को उसका दर्जा मिला। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का देखिए यहाँ पे 2004 में तमिल को मिला, 2008 में तेलुगु को मिला, 2013 में मलयालम को मिला, 2005 में संस्कृत को, 8 में कन्नड़, 14 उड़िया। मतलब 4 में मिला तमिल को, ऐसे याद रखिए। ठीक है, 5 में संस्कृत को मिला। ठीक है, टोटल 6 को मिल चुका है अभी तक, 1 2 3 4 5 6। तो तमिल हो गया 4 में, फिर 5 में संस्कृत, ठीक है, फिर 8 में तेलुगु, फिर 8 में कन्नड़। ठीक है, मतलब 8 में 2 मिला, 13 में मलयालम और 14 में उड़िया मिला। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, शास्त्रीय भाषा का दर्जा किन्हें मिलता है, अभी तक किन मिल चुका है। कुछ प्रमुख अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। 343 पूछा जाएगा तो संघ की राजभाषा, 345 राज्य की राजभाषा। ठीक है, 350 है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण। 343 क्या हो गया, संघ की राजभाषा, फिर 2 बढ़ा दीजिए, जो इम्पोर्टेंट वही मैं बता रहा हूँ। 45 हो गया राज्य की राजभाषा। 350 है क्या हो गया, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण। 350 भी क्या हो गया, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष पदाधिकारी। 351 क्या हो गया, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, 351। और आर्टिकल 348 क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक्ट बिल अंग्रेजी भाषा में होगी, ये बताया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल बार बार देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो फर्स्ट अटैम्प्ट के टेलीग्राम ग्रुप में मैं भेज दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लास्ट है राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुवाद मिशन, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन। ये क्या है, भारतीय भाषाओं में बौद्धिक ग्रंथों में छात्रों और शिक्षाविदों के लिए सुलभ बनाकर उस शिक्षा को सुसाध्य करने हेतु भारत सरकार की योजना है। ठीक है, इसका उद्देश्य सिंपल सा क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में ज्ञान का प्रसार करना। ठीक है, तो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, ये याद रखना आपको। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, लिपि को अगला क्लास में रखते हैं। ये बताइएगा कैसा अच्छा लगा, तो अगला वीडियो में बना दूंगा लिपि पर, शॉर्ट भी रहेगा। चलिए, धन्यवाद।